So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about the work horses of your cell, that is proteins. Okay? So हम अमीनो एसिड की डिस्कशन कर चुके हैं एंड अमीनो एसिड क्या है? आपके मोनोमर है प्रोटीन के, यानी अगर ये सिंगल डॉट जो है, अगर ये एक अमीनो एसिड है तो ये जब जुड़ेगा दूसरे अमीनो एसिड से, तीसरे अमीनो एसिड से, चौथे अमीनो एसिड से एंड सो ऑन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये क्या बना लेगा? ये आपका एक कंप्लीट प्रोटीन बना लेगा. सो आज हम इस प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं. बेसिक एस्पेक्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनके कौन कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन का आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है और उसके साथ एंड में हम बात करेंगे सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की. तो ये जो लेक्चर है ये नॉलेज से भरपूर होने वाला है. यहां पर आपको काफी सारी चीजों का अंदाजा लग जाएगा और काफी सारे लिंक्ड कॉन्सेप्ट आपको एक जगह पर मिल जाएंगे. तो प्लीज मेक श्योर आप इस लेक्चर को पूरा देखें, इतना मजा आ जाएगा. मैं कसम से कह रहा हूं अगर इस लेक्चर में तुम्हें मजा नहीं आया तो मेरा कोई भी लेक्चर मत देखना, तुम अनसब्सक्राइब करके भाग जाना. लेकिन अगर प्रोटीन सीखना है जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, दिस विल श्योरली हेल्प यू आउट. चलिए यार आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम पर मैं अपने सारे के सारे फ्री क्लासेस के लिंक आप तक पहुंचाता रहता हूं. टेलीग्राम चैनल का नाम है ओजोन क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आपने अगर मेरे दूसरे चैनल ओजोन क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वो चैनल भी काफी एक्टिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो प्लीज मेक श्योर टू गेट कनेक्टेड ओवर देयर. अगर आप दोस्ती यारी बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए. विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. अब बात करते हैं प्रयास बैच के चैप्टर 9 के लेक्चर नंबर 5 की, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटीन्स. राइट? तो जब भी आप प्रोटीन की बात करते हैं आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड दैट इज ऑब्वियसली ट्रू. सो प्रोटीन क्या है? ये आपका पॉलीमर होता है. अब पॉलीमर वर्ड में देखो कुछ इंपॉर्टेंट है. पॉलीमर वर्ड में एक वर्ड आया है दैट इज पॉली. पॉली का मतलब होता है मैनी, और दूसरा वर्ड आया है मर जिसका मतलब होता है यूनिट. यानी एक पॉलीमर काफी सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है और प्रोटीन में वो छोटी छोटी यूनिट्स कौन सी हैं? अमीनो एसिड. राइट? अमीनो एसिड्स. और अमीनो एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है? अमीनो एसिड में एक सेंट्रल सी अल्फा कार्बन होता है. सिंस नाम क्या है अमीनो एसिड, तो पहले अमीनो ग्रुप लगा दो. दूसरा है एसिड, तो एसिड ग्रुप लगा दो. ओके, देन आपका हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपके सारे अमीनो एसिड्स में आपका डिफरेंट आर ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि आप यहां पर मेंशन कर सकते हो. अब जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं ना दोस्त, तब आपका क्या बनता है? इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? ये आपका डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है. डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी पानी यहां पर हटेगा, प्लस इसे आप कंडेंसेशन सिंथेसिस भी बोलते हो. कंडेंसेशन, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है. समझ लो मैं यहां पर एक अमीनो एसिड बना रहा हूं जो है ग्लाइसिन, और मुझे ग्लाइसिन को बॉन्ड कराना है किसके साथ? समझ लीजिए एलेनिन के साथ. तो सिंपल सिंपल हम ले लेते हैं. ओके, तो मैंने ग्लाइसिन बना दिया. ये मेरे ग्लाइसिन का सी अल्फा है, ये इसका अमीनो ग्रुप है. राइट? ये इसका एसिड ग्रुप है, ये इसका हाइड्रोजन है, और ये इसका आर ग्रुप है. क्योंकि ये ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन में आर ग्रुप क्या होता है? एच. ये मैंने बना दिया. प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहां पर? आपका सेम अमीन ग्रुप, आपका कार्बन COOH, ऊपर आपका हाइड्रोजन, नीचे आपका आर ग्रुप. अब एलेनिन है तो आर ग्रुप क्या हो जाएगा? आपका मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3. ये आपके दो अमीनो एसिड्स हो गए. अब इन अमीनो एसिड में क्या होगा मेरे दोस्त? अब इन अमीनो एसिड में होगा वाटर का रिमूवल. तो ये OH है आपका COOH का, और ये NH2 है, इसका H जो है ये आपके वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे. तो आप यहां पर लिख सकते हो -H2O यानी माइनस वाटर मॉलिक्यूल. तो यहां पर क्या हो गया? आपका सिर्फ CO बचा और यहां पर आपका NH2 में से सिर्फ NH बचा. तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाता है. आप गौर से देखना, मैं सारी चीजें सेम बनाऊंगा. यहां पर देखो H2N बिल्कुल सेम बन गया, कार्बन बिल्कुल सेम बन गया, हाइड्रोजन बिल्कुल सेम बन गया, नीचे भी हाइड्रोजन है सेम बन गया. यहां पर क्या बचा था? आपका CO बचा था. यहां पर क्या बचा है? आपका NH बचा है. ये जो बॉन्ड बना है CO और NH के बीच में, ये जो चमत्कारी बॉन्ड है ना दोस्त, इसको तुम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो. इसको तुम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो. राइट? इसके बाद क्या है? आपका कार्बन हो जाएगा. ठीक है, कार्बन के ऊपर वही हाइड्रोजन और नीचे मिथाइल, और यहां पर COOH.
ओके, इसके बाद आप इसके साथ भी कोई अमीनो एसिड अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसका जो अमीनो ग्रुप है वो यहां पर आकर फ्यूज कर जाएगा, यहां पर आकर फ्यूज कर जाएगा, तो यहां से OH और यहां से H रिमूव हो जाएगा, देन इसका कार्बन, देन COOH, तो ये COOH यहां पर जो है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा इसके एंड पे, और यहां पर CONH बॉन्ड बन जाएगा। तो इसे आप क्या कहते हो, पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस कहते हो, और इसी प्रकार से आप मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स सिंथेसाइज कर सकते हो। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक फैक्टर था जो कि आपको यहां पर समझना था। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है दो अमीनो एसिड के बीच में, और टोटल आपके एक प्रोटीन में दो ही अमीनो एसिड है, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ना बोलकर क्या बोलोगे, डाइपेप्टाइड बोलोगे। और इसका नाम डाइपेप्टाइड क्यों पड़ा, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डाई का मतलब दो एंड पेप्टाइड का मतलब आपके दो मॉलिक्यूल्स को इस पेप्टाइड बॉन्ड ने जोड़ा है, यानी दो अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है, तो इट इज डाइपेप्टाइड। अब ये अमीनो एसिड नंबर 1 है, ये अमीनो एसिड नंबर 2 था, ये आपका तीसरा वाला भी आ गया, तो ये क्या बनाएगा मिलकर के, ट्राइपेप्टाइड बनाएगा। सिमिलरली आपका क्या है, टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा अगर 4 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, पेंटापेप्टाइड बन जाएगा अगर 5 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड एंड सो ऑन। आपका नंबर जितना बढ़ेगा उस हिसाब से आपका नाम भी आगे बढ़ता जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, 12 से 20 जब अमीनो एसिड हो जाते हैं ना, तो आप इनको क्या बोलते हो, कॉम्बिनेटिव वे में आप इन्हें ओलिगो पेप्टाइड बोलते हो। ओलिगो मतलब अ फ्यू यानी कुछ, तो आपने इसको ओलिगो पेप्टाइड बोल दिया। ओके, ऐसे 12 से 20 नेसेसरी नहीं है, काफी बुक में आपको 12 से 25 लिखा हुआ मिलेगा, काफी में आपको 10 से 20 लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब है स्टार्टिंग के जो 10 अमीनो एसिड है आप डेकापेप्टाइड तक बोलते हो, उसके बाद आप क्या बोलते हो, उन्हें ओलिगोपेप्टाइड बोलना स्टार्ट करते हो। क्योंकि ओलिगो का मतलब जैसा मैंने बताया, इसका मतलब होता है अ फ्यू यानी कुछ, यानी आपके चंद। तो इसमें देखो कुछ नंबर फिक्स नहीं होता अफ्यू का, जो 15 है वो भी अफ्यू में ही आया, 20 भी अफ्यू में ही आया, तो राइट। तो यहां पर कोई ऐसे कंपलसरी नहीं कि 12 से 20, लेकिन आप इस डेटा को नोट कर सकते हो। मैंने काफी क्रेडिबल बुक जो है आपकी लाइफ साइंसेस की और बायोकेमिस्ट्री की, उससे डेटा लिया है, तो इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए बस मैं 12 से 20 बोल रहा हूं, अदरवाइज 12 से 25 भी आप लिख के आओगे तो मास्टर जी तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ देंगे, राइट। 12 से 20, इससे ऊपर जब हो जाता है तो ओलिगो से ऊपर कौन सी कैटेगरी आती है आपकी, पॉलीपेप्टाइड। आप उसे पॉलीपेप्टाइड बोल दोगे, बहुत सारे बॉन्ड बन चुके हैं अब, तो पॉलीपेप्टाइड्स आपके लिंक हो चुके हैं। अब देखो एक और बात यहां पे समझो, देखो एक ही वीडियो में तुम्हें मजा आ जाएगा पूरा का पूरा, तो चलो मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेता हूं। यहां पर देखो जब आपका एक पूरा का पूरा प्रोटीन तैयार होता है ना, तो आप देखोगे जैसे कि पिछली स्लाइड में देखो कि यहां पर आपका क्या है, अमीनो ग्रुप एकदम अनटच्ड है, क्योंकि यहां पे तो ये बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पे तो इसका चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एंड वाला कार्बोक्सिल ग्रुप है ये अनटच्ड है। तो अगर एक लीनियर पेप्टाइड बनाई है ना आपने, अगर एक लीनियर पेप्टाइड बनाई है, तो एक एंड पर उसका अमीनो ग्रुप और दूसरे एंड पर उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका अनटच्ड है, राइट। तो जैसे आपके डीएनए में आप पढ़ते हो कि डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है उसे आप बोलते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्यों, क्योंकि इस 5 प्राइम एंड पर 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा फ्री, और ये जो आपका 3 प्राइम एंड है इस पर 3 प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा फ्री। ओके, तो सिमिलरली जैसे आप इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलते हो डीएनए के केस में, आरएनए के केस में, वैसे ही आप एक प्रोटीन को क्या बोलते हो, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। ओके, आप इसे बोलते हो एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, इस तरीके से आप डिपिक्ट करते हो, क्योंकि एक प्रोटीन का या एक पॉलीपेप्टाइड का जो पहला अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा, और जो एंड वाला है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इस केस के चलते हुए आपके प्रोटीन को क्या बोला जाता है दोस्त, आपके प्रोटीन को बोला जाता है हेटेरोपॉलीमर। ओके, हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है, होमोपॉलीमर वो होते हैं, होमो का मतलब सेम, तो होमोपॉलीमर वो होते हैं जिनमें सारी यूनिट्स आपकी एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे स्टार्च को देख लो, समझ लो स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज बार बार जुड़ के आपका स्टार्च बना लेता है, तो स्टार्च इज अ पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड एंटायरली ऑफ ग्लूकोज। अब आप ग्लाइकोजन देख लो, आपके अंदर जो फूड स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ये भी क्या है, ये भी आपका पॉलीमर ऑफ क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज बार बार जुड़ा, आपका ग्लाइकोजन बन गया। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके एक जैसे मोनोमेरिक यूनिट के बनते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है इसमें तो 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड आएंगे ना, तो ये क्या होता है, ये आपका हेटेरोपॉलीमर होता है। दिस इज अ वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट आपने देखे हैं, इससे आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलता हूं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर की सैर कराता हूं बहुत अच्छे तरीके से, तो मजा आ जाएगा तुम्हें।
ये क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में था तो मैंने यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया। रुबिस्को जो है दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो कि आपका एक फोटोसिंथेटिक एंजाइम है। ये आपका फिक्सेशन में काम आता है, ये आपका कार्बन फिक्सेशन में काम आता है। यानी जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, उस प्रोसेस के दौरान ये रुबिस्को एंजाइम काम आता है। तो जो रुबिस्को है ये दुनिया का सबसे अबंडेंट क्या है, प्रोटीन है, पूरी दुनिया का। लेकिन इस बार 2020 में क्वेश्चन आया था कि एनिमल का सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, क्योंकि देखो रुबिस्को तो आपके प्लांट में मिलेगा ना, ओके, और प्लांट का बायोमास होता है ज्यादा, प्लांट का स्ट्रक्चर होता है बड़ा, तो इसीलिए उसमें दुनिया का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। लेकिन अगर आप खुद की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, तो आपका कोलेजन जो है ये आपका सबसे अबंडेंट प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, काफी कॉमन क्वेश्चन। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आप 4 लेवल पे देखते हो। तो एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी एक बात लिखी है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट होता है ना, वो सिर्फ आपका फॉर्मूला जानता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट क्या जानता है, जैसे उसे सॉल्ट लिखना है NaCl लिख देगा सीधा सीधा, ना सोडियम का उसने कोई डॉट स्ट्रक्चर बनाया, ना आपका क्लोरीन का बनाया, NaCl लिख देगा, MgCl2 लिख देगा, ओके, CaCO3 लिख देगा। इस हिसाब से वो जो है आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ फॉर्मूला लिखता है, तो ये आपका 1D में कवर हो जाता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है ये थोड़ा और एडवांस होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या बोलता है कि भैया हमें आती है बनानी बेंजीन रिंग, ये फटाफट लेता है और ये टिका देता है हर जगह पे। अब कुछ भी हो, चाहे एनिलीन बना देगा, फिनॉल बना देगा, कुछ भी बनाएगा, उसमें बेंजीन टिका देगा, तो भाई इसकी हाइट और ब्रेड्थ हो गई एकदम बढ़िया। तो ये बोलता है कि हम 2D में काम किए, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पीछे छोड़ दिए। एक फिजिसिस्ट बोलता है कि भाई हम 3D में काम करते हैं, ओके, कि हम 3D में काम करते हैं, हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं बेहतर तरीके से, हमारे फेनोमेना आपके 3 डायमेंशन में अप्लाई होते हैं। तो ये बात ठीक है। बायोलॉजिस्ट उसके बाद एंड में आया अपनी ठग लाइफ लेके, और इसने प्रोटीन को क्वालिफाई किया, ओके, एट 4 लेवल्स, एट 4 लेवल्स, ओके। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट में एनसीईआरटी में लिखे हो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है यार। चलो, तो इसमें क्या हुआ, आपके 4 लेवल पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आपका क्या किया जाता है, डेसिफर किया जाता है। जैसे कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब आप डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हो तो आप क्या करते हो, आपको मैं बोलूं डीएनए का एक स्ट्रैंड बना दो, सिर्फ आप क्या करोगे, फटाफट लिखोगे 5 प्राइम, ये बन गया 3 प्राइम, ये सर आपका हो गया है डीएनए का स्ट्रैंड पूरा का पूरा। और बिल्कुल सही भी है, मैं बिल्कुल इसे गलत नहीं बोलूंगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब ये एक सीक्वेंस है आपके नाइट्रोजिनस बेसिस का। तो आपने क्या किया, सीधा सीधा उन्हें लिखा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोले लीनियर अरेंजमेंट बनानी है किसकी, अमीनो एसिड की, तो ये अमीनो एसिड समझ लो 1 है, ये 2 है, इनके बीच का मैंने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से मैंने इन्हें डिपिक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा एन टर्मिनस और ये हो गया मेरा सी टर्मिनस। ये जो आपको सीधी लाइन दिखाई दे रही है क्या है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब सीधा सीधा आपका ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बस सिर्फ ये बात है। तो ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है। तो जैसे आप नाइट्रोजिनस बेसिस का सीक्वेंस लिखते हो डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसी प्रकार से आप एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस अमीनो एसिड का सीक्वेंस लिख दोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने यहां पर हाईलाइट करी है, जो बच्चे स्किप कर देते हैं, कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें आगे बढ़ने की शक्ति है, इसी में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे जो आपका डीएनए है, ये ब्लूप्रिंट है जिंदगी का, अगर डीएनए नहीं तो जिंदगी नहीं। सिमिलरली आपका जो प्रोटीन है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बताएगा कि आगे प्रोटीन को कैसे फोल्ड होना है। हम लोग क्या बोल देते हैं बड़ी आसानी से कि टर्शरी स्ट्रक्चर आपका बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसको एक्टिव बनाएगा कौन, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही होती है। अगर ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया तो टर्शरी स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। तो प्राइमरी सीक्वेंस जो है, इसी में वो इंस्ट्रक्शन होती है, इसी में वो सिग्नल्स होते हैं, इसी में वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपके प्रोटीन फोल्डिंग में काम आती है और 3D कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन बनने में हेल्प करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। यानी प्राइमरी जो है आगे चल के जब 3D फोल्ड बनाएगा, वो इंफॉर्मेशन आपके प्राइमरी प्रोटीन में ही प्रेजेंट है। दूसरे लेवल का स्ट्रक्चर देख लो यार, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, 2 हैं, दैट इज अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिकल मतलब आपका इस तरीके से अल्फा हेलिक्स बना लेगा, ओके। हेलिक्स मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये आपकी कहलाती है अल्फा हेलिकल। और बीटा प्लीटेड मतलब ये क्या बना लेगा, आपकी शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, इस तरीके से,
इसे आपका कहते हो, इसे आप कहते हो बीटा प्लेटेड शीट। ओके, सो एक तरफ आपकी अल्फा हेलिकल है और दूसरी तरफ आपकी बीटा प्लेटेड है, तो ये क्या हो गया आपकी 2 डायमेंशन में हो गई। तो इसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप इसे कहते हो। तो यहां पर क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो है ये आपकी शीट के फॉर्म में होती हैं और ये एंटी पैरेलल या पैरेलल शीट्स हो सकती हैं। ओके, आपके बीटा के केस में। और अल्फा के केस में क्या होता है, आपका राइट हैंडेड हेलिक्स जो है ये आपका प्रिडोमिनेंटली पाया जाता है। कुछ केसेस हैं एक्सेप्शन जहां पर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पाई जाती है, लेकिन 1000 में से सिर्फ एक। ओके, तो आपका क्या हुआ, यहां पर आपके बुक में जो लिखा हुआ उसी को हम फॉलो करेंगे। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही आपकी प्रिडोमिनेंट होती है, यानी वो राइट हैंड में कॉइल करेगी, राइट हैंडेड साइड में। और दूसरी जो चीज है मेरे दोस्त, यहां पर बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल। यानी दो शीट अगर एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई है तो क्या होता है, इनमें CONH ग्रुप क्या हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं। जैसे ये आपकी एक शीट है, समझ लो ये आपकी एक शीट है और ये आपकी दूसरी शीट है। अगर ये पैरेलली अरेंज है ना, तो काफी बार इनके जो ग्रुप्स है वो टिल्ट हो जाते हैं, तो इनके बॉन्ड ऐसे बनते हैं। एक बॉन्ड यहां पे बन रहा है, एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है, एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है, एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है, थोड़े से अलग शेप में बनते हैं, थोड़े से डिस्टॉर्टेड से बनते हैं। लेकिन अगर एंटी पैरेलल इनकी ओरिएंटेशन हो इस तरीके से, अगर समझ लो ये आपकी एक पैरेलल शीट है, ये दूसरी एंटी पैरेलल है इसके, तो इनके क्या होते हैं, ग्रुप्स एकदम आमने सामने आ जाते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो बिल्कुल आमने सामने बनेंगे। तो क्या कहा जाता है कि एंटी पैरेलल जो है ना वो आपकी ज्यादा स्टेबलाइज होती है, एंटी पैरेलल आपकी ज्यादा स्टेबलाइज होती है। बीटा के केस में पैरेलल आपकी थोड़ी कम स्टेबलाइज होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए, तो क्या हुआ, जो आपकी बीटा प्लेटेड शीट है ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकती है। और आपके अल्फा और बीटा को स्टेबलाइज कौन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। काफी बच्चे गलती कर देते हैं और चाव चाव में लिख के आ जाते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कब आएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में आएगा, वो फोल्डिंग में हेल्प करता है। आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यानी अल्फा और बीटा में हाइड्रोजन बॉन्ड मदद करते हैं स्टेबिलिटी अटेन करने में। ओके, तो जो NH और CO है अलग अलग अमीनो एसिड के, तो यहां पे देखो, यहां पे आपका N है और H है, तो H आ गया यहां पर, और यहां पर O है, तो H तो O के साथ अट्रैक्ट हो सकता है ना। हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में बहुत ज्यादा खुश रहता है, तो ये क्या करता है, O के साथ बाइंड करना चाहता है। तो अलग अलग जो आपके अमीनो एसिड हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, आपके अल्फा में भी और आपके बीटा में भी। तो अल्फा हेलिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक्सिस के पैरेलल रहेंगे हमेशा, और अमीनो एसिड जो है आपके बाहर की साइड निकले हुए रहेंगे, और जो बॉन्ड बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वो 4 अमीनो एसिड दूर जाके बनेगा। इसके एग्जांपल्स क्या है, आपका केराटिन प्रोटीन और आपका मायोसिन प्रोटीन। तो एग्जांपल यहां पर याद कर लो, और स्ट्रक्चर मैं तुम्हें अभी बनाकर दिखा देता हूं अपने हाथों से, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज को कि मैं हाथों से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तो और हम लोग कर लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, एक सेकेंड, ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ये आपकी एक्सिस हो गई, समझ लीजिए ये वो एक्सिस है जिसके अलोंग आपकी क्या बनेगी, अल्फा हेलिक्स तैयार हो गई। ये वो एक्सिस है, यानी वो सेंटर का डंडा है जिसके चारों ओर क्या है, आपके अमीनो एसिड एक हेलिकल फॉर्म में लिपटे हुए हैं। तो इसे मैं क्या बोलूंगा, स्काई ब्लू वाले को मैं बोल रहा हूं एक्सिस ऑफ द अल्फा हेलिक्स। राइट, अब अल्फा हेलिक्स पैटर्न मेरा किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, अल्फा हेलिकल पैटर्न मेरा इस तरीके से स्टार्ट हुआ है, समझ लो यहां पर इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। ओके, इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अगर मेरा इनिशियल अमीनो एसिड है तो ये इसका एन टर्मिनस हो जाएगा, ये मेरा फाइनल अमीनो एसिड है तो ये इसका सी टर्मिनस हो जाएगा। अब आपको क्या देखना है, यहां पर जो अमीनो एसिड रहेंगे मेरे दोस्त, यहां पर जो अमीनो एसिड रहेंगे ये आपके आउटवर्ड डायरेक्शन में निकले हुए रहेंगे, ये आपके इस तरीके से निकले हुए रहेंगे। तो अमीनो एसिड आपको ऐसे बाहर साइड में दिख जाएंगे अल्फा हेलिकल के। ओके, ये इनकी अरेंजमेंट रहती है। सो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, कि अमीनो एसिड आपके प्रोजेक्टेड होते हैं ऑन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर खास बात क्या है, यहां पर अगर आप बनाएंगे मेरे दोस्त, यहां पर बनाएंगे अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां के कुछ जो अमीनो एसिड है ये इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे। यानी जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना वो इस तरीके से क्या होंगे, अपनी एक्सिस के पैरेलल होंगे, एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो ये बात आपको यहां पर समझनी है सिर्फ। और कितनी दूर प्रेजेंट होंगे, आपके चौथे अमीनो एसिड
के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, यानी पहला अमीनो एसिड है जो फोर्थ के साथ बाइंड करेगा तो आपका 3 छोड़कर चौथे के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जब वो कॉइल होते हैं तो चौथा वाला जो है इनकी डिस्टेंस इस तरीके से अरेंज होती है कि चौथा वाला घूम के इसके पास है तो ये फटाफट से उसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। आप समझ लो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टाइलस है, ये मेरी क्या है अल्फा हेलिक्स की एक्सिस है। अब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे सिर्फ सर्कल दिखाई देगा, मुझे पूरा पेन नहीं दिखाई देगा। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के तौर पे ड्रॉ करूं सर्कुलरली तो ये जो पीले कलर की मैंने रिंग बनाई है ये इस तरीके से दिखाई देगी। इस तरीके से मेरा अल्फा हेलिक्स घूमा, ठीक है, फिर और घुमा, लेकिन दिखाई तो मुझे 1-2 ही देंगे ना, दिखाई तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला देगा। तो ये मेरी पीली रिंग हो गई ये वाली। ओके, अब देखो ये जो ग्रीन कलर के जो अमीनो एसिड्स मैंने यहां पे बनाए हैं ये आपके अलग अलग जो राउंड थे यहां पर, इन राउंड्स के अलग अलग जो अमीनो एसिड है वो इस तरीके से मुझे प्रोजेक्टेड वे में दिखाई दे जाएंगे, जो कि बाहर की साइड निकले हुए होंगे। तो ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा, किसका, मेरे अल्फा हेलिक्स का। अब इसके अंदर से जो रॉड पास हो रही है, ये जो एक्सिस है, अगर ये एक्सिस मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये कैसे ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ये एक्सिस हो। बात आई समझ में? बहुत सुंदर डायग्राम बनाया यार मैंने। नाइस पिक डियर लिख देना कमेंट में, मजा ही आ जाएगा। ओके चलो, तो हम बात कर चुके हैं यार अल्फा हेलिक्स की। एग्जांपल क्या है आपके, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है यार, केराटिन और मायोसिन, जो कि मसल प्रोटीन है। केराटिन आपका काफी जगह पर पाया जाता है, कहां पाया जाता है आप मुझे बताएंगे। बीटा केराटिन, अल्फा केराटिन, काफी चीज आपने सुनी होगी, बेसिकली एड वगैरह में भी आप लोग सुनते हैं, तो एक बार मुझे बता देना, अदरवाइज आप लोग सर्च करोगे आपको नेल वेल में मिल जाएगा। मैंने हालांकि आंसर दे दिया है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बता पाओ तो इट इज गोइंग टू बी गुड, क्योंकि काफी बच्चे यार ढूंढते नहीं है तो उनका मिस ना हो जाए। बीटा प्लेटेड शीट, ये आपके फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं, यानी अल्फा आपका थोड़ा बहुत कंपैक्ट होता है, लेकिन शीट की फॉर्म में जब तुमने फैला दिया अमीनो एसिड को तो ये एक्सटेंडेड हो गए हैं। यानी अगर तुम्हें कोई बोलता है कि भाई तुम्हारे पास 100 अमीनो एसिड हैं, इसको किसी ऐसी अरेंजमेंट में एडजस्ट करो कि ये फैल जाए, ओके, कि इनको मैं दूर तक जो है इनको इलाके में फैला सकूं, तो आप अल्फा हेलिक्स चूज नहीं करोगे, आप बीटा प्लेटेड चूज करोगे, क्योंकि ये ज्यादा एक्सटेंडेड होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अलग अलग अमीनो एसिड के बीच में ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड चेन्स। तो क्या होता है, इनमें अलग अलग प्रकार की अरेंजमेंट होती है, जैसे मैंने बताया पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो पैरेलल में अमीनो एसिड की पोजीशन थोड़ी सी क्या होती है, टिल्ट हो जाती है, तो बिल्कुल एक्यूरेट बॉन्ड्स नहीं बनते, और बनते भी हैं तो टॉर्शन आ जाता है उनमें। लेकिन जो आपके एंटी पैरेलल रहते हैं ये बिल्कुल अपने सीधे सीधे बॉन्ड्स बना लेते हैं और स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। तो एंटी पैरेलल आपके मच स्टेबल होते हैं। सिर्फ ये लाइन आपको याद करनी है, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना। ओके चलो, क्योंकि एंटी पैरेलल में आपके कोलिनियर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक लाइन में बनते हैं, दैट्स वाई, जो कि मैंने यहां पर आपको बनाकर दिखाया है। सिल्क फाइब्रोइन आपका एक बढ़िया एग्जांपल यहां पर हो जाएगा। ये भी याद ना करो तो चल जाएगा, कोई पूछता नहीं है। टर्शरी स्ट्रक्चर, अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था N2C, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैंने घुमा दिया, समझ लो यार ये मेरा ईयरफोन है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है ना अभी, तो ये कैसा है, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर मैंने समझ लो इसको ऐसे घुमा दिया, ओके, और 3 डायमेंशन इसकी पैकिंग कर दी मैंने इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर। दूर दूर के ग्रुप पास पास आ गए। पहले मेरा एक हेडफोन का जो पीस था वो यहां पर था, दूसरा यहां पर था, जब मैंने इनको घुमा दिया बिल्कुल पास पास आ गए इतने से में। तो क्या हुआ, समझ लो मेरे इस इलाके को और इस इलाके को इंटरेक्ट करना, ये तो बहुत दूर दूर है, समझ लो 1000 अमीनो एसिड की चेन है, ये तो बहुत दूर दूर है, ये तो 800-900 अमीनो एसिड दूर है। मैं क्या करूंगा भाई, इसको फोल्ड कर दूंगा। तो जो N है इसके बाद ये चीज है, मैं इसको फोल्ड करते 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 क्या करूंगा, इस वाले को दूसरे वाले को यहां ले आऊंगा और यहां C को ले आऊंगा। अब क्या हुआ, एकदम जोड़ीदार बन गया भाई ये। तो क्या होता है जब 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है तो क्या होता है, एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा वर्ड है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसके बाद तुम्हें कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है भाई। द प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, वेरी ब्यूटीफुल लाइन इट इज, फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो खुद के ऊपर घूम जाता है और 3D कन्फर्मेशन जो है अपनी शो कर देता है। तो क्या बनेगा उसमें, आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि आपका टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो आपके एंजाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा आपकी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी टर्शरी कंडीशन, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आपकी एक्टिव साइट्स बन जाती हैं, आपकी लूप्स या पॉकेट्स बन जाती है सबस्ट्रेट को होल्ड करने के लिए। ओके, सो जब चेन अपने आप के ऊपर फोल्ड हो जाएगी तो दूर दूर जो प्रेजेंट थे ग्रुप वो भी आपके पास पास आ जाएंगे वाया वैरायटी ऑफ इंटरेक्शन, जैसे आयोनिक इंटरेक्शन। अब आपके अमीनो एसिड में क्या क्या है दोस्त, आपके अमीनो एसिड में NH3 पॉजिटिव भी है
COO नेगेटिव भी है, और समझ लो आपका कोई बेसिक अमीनो एसिड है तो उससे एक्स्ट्रा NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा, कोई एसिडिक अमीनो एसिड है एक्स्ट्रा CO नेगेटिव ग्रुप होगा। तो ये जो ग्रुप्स रहते हैं ना, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो आयनिक इंटरेक्शन हो गई। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे CO और NH के बीच में बन रहा था, ये तो बनेगा ही बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड तो है, इसके अलावा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, दूर दूर के जो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर के जो सिस्टीन मॉलिक्यूल हैं, इनके SH ग्रुप जो हैं ये पास पास आएंगे, ओके, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये 2 H और एक ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, H2O, और इन S के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जैसे आप डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हो। तो फोल्डिंग में जो मेन काम है वो डाइसल्फाइड का है। तो दूर के मॉलिक्यूल का सिस्टीन और पास के मॉलिक्यूल का सिस्टीन पकड़ के एकदम साथ साथ आ जाते हैं। ऑलराइट, ओके। तो यहां पर ये सारी चीजें एक्टिव साइट बनाने के काम आती हैं, जो कि सबस्ट्रेट को बाइंड करे। तो आपके एंजाइम का जो रोल है, जो एंजाइम की प्रॉपर्टी है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टर्शरी स्ट्रक्चर। अब आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसे आप 4 डिग्री बोलते हो। तो टर्शरी वाला 3 डिग्री था, अब क्वाटरनरी आता है आपका 4 डिग्री। 4 डिग्री में क्या है, आपकी प्रोटीन सब यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी, प्रोटीन सब यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी टू फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो प्रोटीन सब यूनिट्स क्या होता है। प्रोटीन सब यूनिट का मतलब मेरे दोस्त ये है कि कोई भी 2 प्रोटीन जो है आपस में आकर इंटरेक्ट करेंगे। समझ लो एक प्राइमरी आपकी चेन है, आपका एक प्राइमरी प्रोटीन है N2C। ये आपका इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, ये आपका इंटरेक्ट कर रहा है, समझ लो एक अल्फा हेलिक्स के साथ, इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये आपका एक प्रकार का प्रोटीन है और दूसरी पूरी की पूरी सब यूनिट है, ओके, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपका क्वाटरनरी बना लेंगे। प्लस कोई भी 2 सब यूनिट, समझ लो एक प्राइमरी है और दूसरा भी आपका प्राइमरी है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपके क्वाटरनरी बना लेंगे। एक सेकेंडरी है अल्फा हेलिक्स, दूसरा सेकेंडरी आपका बीटा प्लेटेड, ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी क्वाटरनरी बना लेंगे। एक आपका अल्फा हेलिक्स है, दूसरा भी आपका अल्फा हेलिक्स है, क्या बना लेंगे, क्वाटरनरी बना लेंगे, ओके। एक आपका अल्फा, एक बीटा, एक टर्शरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, एक प्राइमरी, कोई भी आपकी अरेंजमेंट हो, दे विल फॉर्म द क्वाटरनरी थिंग। जैसे कि सबसे प्यारा जो एग्जांपल आता है वो यहां पे आता है हीमोग्लोबिन का। तो इस तरीके से देखो, समझ लो मैं यहां पर एक, ओके, अल्फा बना रहा हूं, समझ लो मैं यहां पर, तो मैंने प्यारा सा अल्फा यहां पर बनाया, ओके। एक और अल्फा बना देता हूं मैं, इतना ही सुंदर सा, ये मैंने एक और प्यारा सा अल्फा यहां पर बना दिया, ओके। अब मैं क्या बना देता हूं, बीटा बना देता हूं। अभी मैंने क्या बनाया, एक बढ़िया सा बीटा यहां पर बना दिया, समझ लो इस तरीके से मैं बीटा को शो कर रहा हूं, ओके, इस तरीके से मैं बीटा को शो कर रहा हूं, ये आपका बीटा है। इस तरीके से मैं दूसरे बीटा को शो कर रहा हूं, ये आपका बीटा है। तो क्या हुआ यहां पर, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये क्या बनाता है, ये आपका हीमोग्लोबिन बनाता है, ये आपका HB बनाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले हीमोग्लोबिन को क्वाटरनरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब यूनिट से मिलकर बना है। कैसी, इसे अल्फा टू बीटा टू अरेंजमेंट कहते हैं मेरे दोस्त, अगर कोई पूछ ले तो अल्फा टू बीटा टू कहते हैं। तो ये क्योंकि 2 अल्फा हेलिक्स और 2 बीटा प्लेटेड से मिलकर बना है, तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ये कनेक्टेड होता है बीच बीच में, तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अल्फा टू बीटा टू अरेंजमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, राइट। चलिए, अच्छा था, इंपॉर्टेंट था और काम की चीज भी थी। अब अलग अलग प्रोटीन के बारे में देख लो कि ये करते क्या क्या है भाई साहब, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एंजाइम, प्रोटीन्स ही होते हैं ज्यादातर आपके एंजाइम। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन जो कि आपका क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे आपका पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सारे एंजाइम्स जो हैं आपके प्रोटीन होते हैं, ओके। जैसे ट्रिप्सिन है, खाना पचाने में काम करेगा, प्रोटीन डाइजेशन। इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी जो आपके सेल्स हैं इनके बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट रहता है ना, इसमें जो आपका सबसे अबंडेंट प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट रहता है, क्या, कोलाजन, ओके। सो ये जो कोलेजन प्रोटीन है, एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन, ये आपका क्या है, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। देन आपके हार्मोन्स, आपके सबसे सिंपल हार्मोन आपने सुने होंगे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये क्या होते हैं, ये आपके पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, यानी आपके प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, अमीनो एसिड के बने हुए रहते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे भी कि इंसुलिन में 21 अमीनो एसिड की एक चेन रहती है, 30 अमीनो एसिड की एक चेन रहती है, ये आपके अमीनो एसिड के बने, राइट। तो काफी हार्मोन्स आपके प्रोटीन के होते हैं, सारे हार्मोन प्रोटीन के नहीं होते। प्रोटीन आपके अमाइड भी हो सकते हैं, प्रोटीन आपके स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, ओके, अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिफेंस प्रोटीन, जिनको आप क्या बोलते हो, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या होती है, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होती है नेचर में। तो एंटीबॉडीज जो है, जो प्लाज्मा सेल बनाता है आपका,
ये भी आपका क्या है, प्रोटीन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन, जब आपके सेल के अंदर कोई मटेरियल आना चाहता है तो जो रिसेप्टर जो उससे इंटरेक्ट करते हैं वो भी आपके प्रोटीनेशियस होते हैं। समझ लीजिए ये मेरा सेल है और मेरे सेल को इंसुलिन की जरूरत है। अब इंसुलिन बाहर आ रहा है और दरवाजा ठकठका रहा है, तो क्या हुआ, मेरा प्रोटीन जो रिसेप्टर है ये चेक करेगा कि अच्छा इंसुलिन आया है, तो इंसुलिन के रिस्पेक्ट में मेरा जो प्रोटीन रिसेप्टर है एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नल को अंदर भेज देगा। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन में कौन हेल्प करता है, प्रोटीनेशियस रिसेप्टर, क्योंकि हार्मोन तो आपका ब्लड में रिलीज हो चुका है, अब वो तो आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है तो हर ऑर्गन पे जाके अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होता। जहां पर आपका स्पेसिफिक रिसेप्टर है सिर्फ उसी ऑर्गन में आपका हार्मोन जाएगा, बचा हुआ वो ब्लड में घूमता रहेगा और सही जगह पर ही वो पहुंचेगा। सिर्फ बाकी ऑर्गन्स को वो जब तक वहां पर रिसेप्टर नहीं है टारगेट नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, यार मेम्ब्रेन पूरा पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। काफी सारे प्रोटीन थे, आपका GLUT4 था जो कि आप देखते हैं, ये आपका नीट 2019 का सवाल है कि ग्लूट जो है, ग्लूट का मतलब क्या होता है, ग्लूट में ग्लू का मतलब है ग्लूकोज और टी का मतलब है ट्रांसपोर्टर, तो ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो ये ग्लूट हो गया। आपने पोरिन प्रोटीन के बारे में सुना था सेल वाले चैप्टर में, हम जस्ट अभी पढ़ के हटे हैं, वो भी आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन थे, जिन्हें आप कैरियर परमिएज भी कहते हो, वो भी आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट, अब डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, आपके चीनी तो खा नहीं सकते, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो वो कुछ ऐसी चीज खाते हैं जो शुगर भी ना हो और आपकी मीठी भी हो। जैसे मैं कोई पत्ती खा रहा हूं, समझ लो उसमें शुगर नहीं है और वो मुझे मिठास दे रही है, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। मैं कोई प्रोटीन खा रहा हूं और वो प्रोटीन मीठा है, तो वो मेरी बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ाएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो अलग अलग होता है। मैं अगर प्रोटीन खा लूं मिठास के तौर पे तो कार्बोहाइड्रेट लेवल मेरा नहीं बढ़ेगा। तो काफी सारे प्रोटीन है, आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि आपका ब्रेजीन प्रोटीन है, ओके, जो कि इस प्लांट से आपको मिलता है, पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजियाना, ओके। और मोनोलिन प्रोटीन है, ये आपको याद नहीं कर रहा, मोनोलिन वाला, ब्रेजीन आप याद कर सकते हो। एस्पार्टेम आपका एक प्रोटीन है, ओके, जो कि डाइपेप्टाइड है, सिर्फ 2 अमीनो एसिड का मिलकर बना हुआ है, फिनाइलएलेनिन का और एस्पार्टिक एसिड का। ये भी आपका स्वीटनिंग एजेंट है, आपको ये याद नहीं करना कि फिनाइलएलेनिन और एस्पार्टिक एसिड का बना हुआ है। इसे आप क्या कहते हैं, एल फिनाइल एलेनाइलाइल एस्पार्टाइल मिथाइल एस्टर। जबान लड़खड़ा जाएगी 2-3 बार में तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्या होता है यहां पर, एल इसकी कंफर्मेशन है, फिनाइल एलेनाइलाइल, इसे एलेनिन नहीं बोलोगे क्योंकि बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में, तो फिनाइल एलेनिन का क्या हो गया, एलेनाइलाइल, और उसके एंड में एस्पार्टिक एसिड है तो उसके आपको क्या मिल जाएगा, एस्पार्टाइल, और इसमें मिथाइल एस्टर जो है वो बॉन्डिंग है, तो आप इसे कंप्लीटली बोलते हो एल फिनाइल एलेनाइलाइल एस्पार्टाइल मिथाइल एस्टर, ठीक है। चलो यार, ओके, आई होप यू गॉट इट। पहली बार सही बोला था, दूसरी बार में भाई यार गड़बड़ हो जाता है, लाई 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 हो जाता है, ऐसा लगता है भीख मांग रहा है कोई। स्पाइडर वेब स्ट्रक्चर, ओके, फाइब्रोइन प्रोटीन जो आपके मकड़े का जाला होता है, ये भी प्रोटीन है, नहीं पता तो याद कर लो। ऐसा लगता है कि भाई जाला जो है वो मिट्टी विट्टी से धूल वूल से बनाता है, दिखने में वैसा लगता है, बट इट्स अ प्रोटीन एंड इट्स सो टफ, इट्स वेरी टफ। अगर समझ लो तुम्हारे पास स्टील की एक चादर है और सेम मोटाई की आपकी फाइबर है आपके पास, स्पाइडर वेब है, तो स्टील की चादर जल्दी फट जाएगी, फाइबर वेब नहीं टूटेगा, स्पाइडर वेब नहीं टूटेगा। नेचुरल पेन किलर जिनको आप एंकीफेलिन्स बोलते हो, ये आपके क्या है, ये आपके प्रोटीन्स हैं। और आपके फेदर, चिड़ियों की जो फेदर है ये आपके बीटा केराटिन के बनते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा भी था कि केराटिन कहाँ देखा आपने, तो वो जो केराटिन है वो आपका कहाँ मिलता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, बीटा केराटिन आपका फेदर वगैरह मिलता है। नाउ प्रोटीन्स, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो कि सिंपल हो सकते हैं। सिंपल मतलब सिर्फ इनमें अमीनो एसिड कंटेंट है। अब आप बोलोगे सर प्रोटीन में तो होता ही अमीनो एसिड कंटेंट है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको बाहर से कुछ नॉन प्रोटीन कंपाउंड चाहिए रहता है अटैक करने के लिए या फिर एक्टिवेट होने के लिए, जैसे कि आपका कोई मेटल हो गया, ओके, आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया जैसे विटामिन वगैरह, तो उन्हें आप क्या बोलते हो, कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हो। तो सिंपल प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड के बलबूते पर अपना काम चला ले। कंजुगेटेड प्रोटीन वो है जिन्हें एक्टिवेट होने के लिए एक नॉन प्रोटीन चीज की जरूरत हो, इसे आप क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। ये आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर के एंड में आएगा जब आप एंजाइम की बात करेंगे। और एक कोफैक्टर 3 टाइप का हो सकता है, ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और आपका मेटल आयन, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसे मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, बहुत डिटेल में बताऊंगा इसको। सिंपल प्रोटीन्स जो है ये आपके ग्लोबुलर हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, गोल मटोल, जैसे आपका सीरम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलर मतलब थोड़े से राउंड, और फाइब्रस हो सकते हैं यानी आपके फाइबर लाइक, थिन और लॉन्ग, जैसे आपका कोलेजन प्रोटीन। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है ना, तो आपका अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, फाइब्रस होगा, टफनेस प्रोवाइड करेगा। कंजुगेटेड प्रोटीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किसके साथ जुड़े हुए हैं। समझ लो ये मेटैलो प्रोटीन है,
मेटेलोप्रोटीन है मतलब इसे मेटल की जरूरत है। मेटेलोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ कौन अटैच है? मेटल। तो आयरन मेटल जैसे जुड़ा रहता है आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन का सेंट्रल पार्ट क्या है? आयरन मेटल। क्रोमोप्रोटीन जिसमें आपका प्रोटीन के साथ पिगमेंट जुड़ा होता है, जैसे कि आपका साइटोक्रोम जो आप काफी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे देखते हो। न्यूक्लियोप्रोटीन जहां पे प्रोटीन के साथ न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड जुड़ा हुआ है, डीएनए या आरएनए जुड़ा हुआ है, जैसे आपका क्रोमेटिन है। तो हमने क्या देखा था? क्रोमेटिन इज फॉर्म्ड अप ऑफ डीएनए एंड सम पार्ट ऑफ आरएनए विद सम प्रोटीन। ओके, सो क्रोमेटिन की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेल वाले चैप्टर में, वहां से चीज क्लियर हो जाती है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन आपके डीएनए की पैकिंग के लिए जरूरी है, तो वो आपका किस में आ गया? क्रोमेटिन में आ गया, यानी कि आपका न्यूक्लियोप्रोटीन में आ गया। नाउ फॉस्फोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ फॉस्फोरस अटैच हो, जैसे कि आपका केजिन प्रोटीन जो होता है, जो आपके दूध में प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, दैट इज केजिन प्रोटीन, उसके साथ फॉस्फोरस होता है। अब काफी लोग पूछेंगे कि सर इस अटैचमेंट का क्या फायदा है? बेबी को मिल्क के साथ साथ फॉस्फोरस की भी पूर्ति होती रहे, इसलिए दोनों चीजें एग्रीगेटेड वे में जाती हैं। तो साइंस बहुत चमत्कारी चीज है भाई, आपकी बॉडी की हर डिमांड का ध्यान रखा जाता है। भाई मुझे बहुत मजा आया है लेक्चर बना के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और तुम्हें अगर पढ़ के मजा आया तो अपना प्यार दिखा दो भाई, जलवा बिखेर दो कमेंट सेक्शन में, और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो यार, बहुत सही व्यूज लाओ। और मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, 1.25 लाख बच्चों का हमारा चैनल है। मैं सिर्फ चाहता हूँ एटलीस्ट डेली बेसिस पे हर वीडियो पर अगर आप 2 से 3 हज़ार व्यूज भी कर दें, इट वुड मेक मी हैप्पी, बिकॉज आप लोगों के लिए अभी दिन की 3-4 वीडियो डाल रहा हूँ। और जब हम 3-4 वीडियो डालते हैं ना, तो उनके बीच का टाइम गैप जो है वो कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा बच्चों तक वीडियोस नहीं पहुंचती। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, अब तुम जैसे देखना है वैसे देखो, बट यार हाँ काम करो बस। ओके चलो यार, तो लाइक कर देना, और ओजोन 2.0 को सब्सक्राइब कर लो। कुछ प्लान किया है मैंने तुम्हारे लिए, वो वहां पे होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके जुड़ जाओ। थैंक यू यार, बाय बाय, टेक केयर।